साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। और ये महत्वपूर्ण बिंदु किसी भी प्रतियोगात्मक परीक्षा के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक सामान्य जानकारी रखता है या रखना चाहता है, इससे उसको लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे में यात्रियों के सफर को और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेल को 21वीं सदी के बदलते भारत की साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए और इस आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। रेलवे में पहली बार 40,900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है और इसी के साथ इस बार 3 समर्पित रेल कॉरिडोर बनाने का भी प्रावधान किया गया है। उन 3 रेलवे कॉरिडोर का नाम क्या है? पहला है अमृत चतुर्भुज नामक कॉरिडोर। इसमें देशवासियों को सेमी हाई स्पीड 160 से 240 किलोमीटर पर तेज गति से सुरक्षित रेल सफर मुहैया होगा। अमृत चतुर्भुज नामक योजना, और जिसमें कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु आदि शहरों को सेमी हाई कनेक्टिविटी स्पीड कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। दूसरा है एनर्जी इकोनॉमी कॉरिडोर और तीसरा है रेल सागर कॉरिडोर। ये दोनों कॉरिडोर टाइम टेबल के अनुसार माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेंगे और माल ढुलाई को तीव्रता प्रदान करेंगे। कम से कम समय में माल की ढुलाई हो जाएगी, जिससे लागत में कमी आएगी और जो उपभोक्ता युक्त वस्तुएं हैं उनको डैमेज से भी बचाया जा सकेगा। 1309 भारतीय रेलवे स्टेशन की पहचान अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में हुई है और 508 अमृत भारत स्टेशनों की नींव 6 अगस्त 2023 को भी पड़ चुकी थी। सबसे बड़ी बात है कि नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी और नई शिक्षा नीति जो कि भारत के विकसित चाल चरित्र चेहरा भारत का बदलेगी और भारतीय युवाओं के लिए नई सोच के लिए, नैतिकता से युक्त शिक्षा के लिए ये इस नीति में एक अलग मार्गदर्शिका प्रस्तुत है। उसी कड़ी में इस बजट में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है, जिसके लिए कि सरकार के द्वारा एक अलग बजट प्रावधान की व्यवस्था की गई है। शिक्षा में अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ का नॉलेज इनोवेशन एक फंड की व्यवस्था की गई है, जो निजी क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए कम से कम ब्याज में या मुक्त ब्याज में कोष वितरित किया जाएगा और यह 50 वर्ष ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा, जिसमें कि जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे को सार्थक करने का प्रयास किया जाएगा। इस बजट में मनरेगा का जो बजट था, जो 60,000 था, उसको 86,000 करोड़ किया गया है। 26,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा रोजगार परक योजना है
जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है वहीं उसे रोजगार मिलता है, और इतने बजट से उस व्यक्ति को अपने यहाँ स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करने में, उसके हाथ में नकदी प्राप्त करने में और भौगोलिक डाइवर्जन से मुक्ति मिलेगी। वह अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी स्थानीय रीति रिवाज से भी जुड़ा रहेगा और उसे रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह भी नहीं जाना पड़ेगा। इस बजट में जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली चुनौतियों को विस्तार देने के लिए हर घर सौर योजना जो माननीय प्रधानमंत्री की द्वारा शुरू की गई है, उस पर भी फोकस रखा गया है। डीप टेक क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जो चिप्स बनाने के लिए, उसके लिए अच्छी बजट की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जो कि चाहे ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे DRDO हो, इसरो हो, अन्य क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग के चिप का निर्माण विकसित भारत को 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प रखा गया है, उसको पूरा करने में पूरी तरह से सहयोग करेगा। फॉरेन डायरेक्ट FDI से सरकार का टारगेट है 50,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का, और इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर फर्स्ट डेवलप इंडिया पर भी फोकस किया जाएगा और उसका पूंजीगत ढांचा विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जब हम बात करेंगे कि इस बजट के द्वारा राजकीय सुदृढ़ीकरण का मार्ग अपनाया गया है और अल्प लाभ की तुलना में व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया है और निजी पूंजी को गति देने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया है, राजकोषीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। पूंजीगत व्यय को 11% तक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, और इस समय जबकि विश्व की सभी एजेंसियां कह रही हैं, स्वयं रिजर्व बैंक ने कहा है, मुद्रा कोष ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ओसेट कंट्रीज ने कहा है कि भारत की विकास दर 7% है और 7 से 8 के बीच में रहने की संभावना है। विकसित भारत बनने के लिए यह विकास दर निरंतर ही प्रोत्साहन का कार्य कर रही है, और इस समय भारत जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर है, निश्चय ही अगले कुछ दिनों में $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, फिर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। इस प्रकार भारत विश्व की तीसरी अवस्था बनेगा, और आगे कुछ समय के पश्चात अगर यही विकास दर बागी रहेगी तो वो नो डाउट कि वह विश्व की दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था की होड़ में रहेगा। GDP में कर की हिस्सेदारी इस समय 18% से ज़्यादा है, होने की संभावना है, और यह करों में पर्याप्त बेहतर GST का परिणाम है। भारतीय इस समय नारी, युवा, महिला नारी शक्ति, महिलाएं, युवा सशक्तिकरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अधिक जोर करके एक विकसित भारत का महत्वपूर्ण खाका खींचा जा रहा है। डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए, उद्योग के लिए, सामाजिक स्थायीकरण के लिए, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, किसी भी प्रकार के लिए जरूरत है प्रतिभाशाली युवाओं की, और यह प्रतिभाशाली युवा, मेहनती युवा, परिश्रमी युवा, जो कि अपने इनोवेशन से, रिसर्च से, अनुसंधान से, नए स्टार्टअप से एक ऐसा वातावरण, बेहतर सकारात्मक वातावरण बनाएंगे
जो युवा केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए लाइन में भटकता नहीं नजर आएगा, बल्कि इन प्रोत्साहनों की सहायता से टेक्नोलॉजी उन्नयन, 1 लाख करोड़ के जो उन्नयन कोष रखा गया है उसकी सहायता से, ब्याज मुक्त ऋण की सहायता से, और जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसकी सहायता से निश्चय ही भारतीय युवाओं को भारत में ही अच्छे से अच्छा रोजगार मिलेगा, उनके शोध को सम्मान दिया जाएगा और शोध और इंडस्ट्री के बीच में एक आपसी तालमेल के द्वारा समन्वय स्थापित करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिसमें चाहे रक्षा क्षेत्र हो, जिसमें आत्मनिर्भरता और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन स्वदेशी होगा, जिससे निर्यात के लिए कम से कम मुद्रा, भारतीय मुद्रा को खर्च करना पड़ेगा। यह इस प्रकार इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, नॉलेज एंड इनोवेशन, रिसर्च, इन सब पर ध्यान देते हुए एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह चर्चा बजट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उसकी ज्ञान में वृद्धि करेगी, आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। नमस्कार, धन्यवाद।